तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द राहुल शर्मा ऑफिशियल पर। और आज हम अपने साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वन ऑफ द टॉप अचीवर्स इन सीयूईटी 2023, दैट इज गोविंदा चौधरी, जिन्होंने अपनी टैलेंट से, अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से बहुत ही बेहतर स्कोर किया सीयूईटी के अंदर। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा एग्जाम हॉल के अंदर, एग्जाम हॉल से पहले। और बहुत सारे चैलेंजेस भी इस बार आए थे सीयूईटी के अंदर, तो किस तरीके से इन्होंने उनको फेस आउट किया। साथ ही साथ उनसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन के अंदर उसकी हेल्प हो पाए। तो फटाफट से स्वागत करते हैं गोविंदा चौधरी का, और साथ ही साथ उनसे बात करेंगे उनके एक इंट्रोडक्शन के साथ। साथ ही साथ अपना आप सीयूईटी स्कोर भी बताएंगे गोविंदा। First of all, thanks for the lovely introduction, sir. So, my name is Govinda Chaudhary, and I got a 789 out of 800 in the combinations of BCom honors and BA Economic honors, ओके। with particular subjects scores being accountancy 100 percentile and mathematics and economics 100 percentile, a 189 in English and a 182 in business studies, and a 99.9 percentile in general tests. ओके, तो बहुत बढ़िया स्कोर किया आपने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के अंदर, स्पेशली जनरल टेस्ट के अंदर, जहां पर इस बार बच्चों की काफी ज्यादा सिलेक्शन हुई, काफी ज्यादा बच्चे परेशान रहे कि सर जीटी हमें समझ में ही नहीं आया। वहां पर आपने 99% परसेंटाइल वहां पर स्कोर किया, दैट इज अ रियली गुड स्कोर। तो आपकी क्या प्रिपरेशन की तैयारी रही या स्ट्रेटजी रही, ये किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताना चाहेंगे। मेरा प्रिपरेशन में स्ट्रैटेजी तो ऐसा कुछ था नहीं। मैंने बेसिकली स्लॉ किया कि बिफोर आई मेंशन टू यू कि मेरा 12th का प्रिपरेशन उतना बढ़िया गया नहीं था, मार्क्स भी नॉर्मल से थे। तो मेरे को कैचअप बहुत करना था अपने पीयर्स से, अगर मेरे को अच्छा स्कोर करना था तो मैं लाइक डे वन से ही, एग्जाम खत्म होने के बाद, बोर्ड्स खत्म होने के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया आप लोगों से और भी एक दो टीचर्स से। तो जैसे स्ट्रैटेजी रहती है हमारी कि हम ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स करते हैं, एक दिन में इतना टाइम डिवोट करते हैं, स्केड्यूलिंग करते हैं, तो मेरी एज सच कुछ थी नहीं। मैं बस हर एक सब्जेक्ट करता था विथ a particular emphasis on accountancy and mathematics, since वो practical subjects है, ज्यादा उसमें टाइम लगता है। तो मेरा लास्ट दिन तक वही था कि मैं वैसे ही करूँ बिना कोई स्केड्यूलिंग के। ओके, तो और जनरल टेस्ट का तो मेरा कोई एज सच प्रेपरेशन उसमें भी नहीं था। मैंने एक हफ्ते की तैयारी की थी बेसिकली उसमें। फिर आपके मॉक सॉल्व किए थे तीन चार जो भी हुए थे, वो भी लाइक हाफ माइंडेड से किए थे। तो वो सरप्राइज था मेरे लिए इतने नंबर लाना उसमें स्पेशली। ओके, तो जैसे आपने बात करी कि आपकी कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं थी कि आपको कितने दिन में कितनी देर पढ़ाई करनी है या कुछ भी था, फिर भी ऑन एन एवरेज कितनी देर आप पढ़ाई करते थे दिन में सीयूईटी प्रिपरेशन के दौरान। मैं 10-12 घंटा कर लेता था। वो 10-12 बेसिकली घंटे क्रैमिंग ही हो गई, करनी नहीं चाहिए आपको। आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करोगे, आप हाँ। 5-6 घंटे भी पढ़ोगे सीयूईटी के टाइम, आपके हो जाएगा। ओके, तो ये जो 10-12 घंटे था, ये आपका सेल्फ स्टडी पीरियड था खाली, या जो आप क्लासेस लेते थे अलग अलग एजुकेटर्स थे उसको मिलाकर ये था। नहीं, क्लासेस इंक्लूडेड थे उसमें। सेल्फ वो तो स्टडी बहुत अलाउड ज्यादा ही हो था। जाएगा। 14-15 घंटा पढ़ना तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, उसमें क्लासेस इंक्लूडेड थे। लगभग 3-4 घंटे की क्लासेस रहते थे। सो बेसिकली 7 to 8 hours ऑफ सेल्फ स्टडी। लेकिन फिर भी आपने, जैसे आपने बोला, 12th की जो आपकी प्रिपरेशन थी वो लूप वार्म थी, उसके बाद आपने सीयूईटी के अंदर एक बड़ा जंप लिया। आई थिंक 11-12 घंटे भी पढ़ना सीयूईटी के लिए इट इज नॉट एन इजी टास्क। आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको किया। साथ ही साथ गोविंदा ने हमें ये भी बताया कि उन्होंने एनालाइज किया कि उनको पता था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, तो उन्होंने ज्यादा फोकस किया अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की तरफ, और थियोरेटिकल सब्जेक्ट को उन्होंने थोड़ा सा पीछे रखा। ऐसा नहीं कि उन्होंने उसकी पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि बिजनेस स्टडीज के मॉक पेपर्स में वो रेगुलर थे, तो मुझे पता है उन्होंने उसकी भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी। लेकिन वो साथ में कह रहे हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए। और ये बात मैं भी आपको हमेशा कहता हूँ कि आप स्ट्रेंथ के अंदर से कुछ भी छोड़कर ना हो। वीकनेसेस को आप ओवर द टाइम ओवरकम कर सकते हो, बट स्ट्रेंथ के ऊपर आपको मेन काम करना है, क्योंकि स्ट्रेंथ आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। ओके। तो और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप 12th के मार्क्स अपने एक बार शेयर करना चाहें, जिससे थोड़ा सा बच्चों मेरे को। 12th में 93.4% आए थे, बेस्ट ऑफ 5। बेस्ट सो ऑफ फाइव, ओके। मतलब ठीक ही है, उतना बढ़िया नहीं होता है उतना। और वहां पे आपके बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स थे? मेरे बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स दोनों में 94 थे, मैथमेटिक्स में 95 थे, एंड इंग्लिश में 98 थे, और अकाउंटेंसी में थोड़े कम थे, 88 थे उसमें। ओके, तो जो आपकी बेसिकली ये लूप फॉर्म आप कह रहे हो प्रिपरेशन थी, वो काफी बच्चों के लिए एक्चुअली ड्रीम मार्क्स होते हैं 12th बोर्ड्स के अंदर भी, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दोज मार्क्स, राइट? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर एक्चुअली में पढ़ाई करते हो, जैसे मैंने कहा, आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हो,
तो आपका वो जो कैपेबिलिटी रहता है स्कोर करने का, इससे बहुत ज्यादा ही रहता है। हम्म। तो वो मैं उस रिगार्ड में बात कर रहा था। ओके ओके, तो बेसिकली आपको लगता है कि अगर आपने थोड़ा सा जो भी आपकी प्रिपरेशन लेवल रही उसको थोड़ा सा और अगर आप आके लेके जाए होते तो आपका जो नंबर है वो और ज्यादा आ सकते थे, दैट इज ओके। बहुत बढ़िया सोच। एक और प्रॉब्लम रहती है बच्चों के मन में, काफी बड़ा डाउट रहता है इसको लेकर, अगर आप अपना एक्सपीरियंस से इसके ऊपर कुछ बताना चाहेंगे, कि काफी बच्चों को लगता है कि जैसे आप 12th क्लास के अंदर आए हो तो आप साथ साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कुछ बच्चों के मन में ये ओपिनियन रहता है कि सर हम 12th के बोर्ड दे दें, उसके बाद हम स्पेसिफिकली सीयूईटी रिलेटेड पढ़ाई करें। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, आप कैसे गाइड करना चाहेंगे? मैं तो कहूंगा बेकार का बर्डन एंड में लेने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा आपका सिलेबस भी रहता है एक्स्ट्रा सीयूईटी में, जो कि आप 15 दिन तो लगा ही देते हो। आपके पास 1.5 महीने यूजुअली रहते हैं, जैसे मैंने नोटिस किया इस बार भी, अगली बार भी वही शायद सीन रहेगा। 1.5 महीने में आप 15 दिन आप एक्स्ट्रा सिलेबस कवर करने में लगाओगे। तो मैं तो वही कहूंगा क्लास 12 के साथ साथ करो, आपको एंड में बर्डन नहीं फील होगा। आप एंड में बस अपना कॉन्सेप्ट ब्रश अप कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना। तो वो ज्यादा बेटर रहता है मेरे ख्याल से, क्योंकि उतना पोर्शन रहता नहीं है, पर एंड में वो ज्यादा लगने लगता है जाके। तो आप हम्म। साथ साथ उसको कवर अप करते जाते हो, तो बहुत अच्छी बात होती है, आप ही का बर्डन लेस हो जाता है उसमें। ओके, तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपके कुछ होते हैं जो आपकी 12th में डिलीटेड अगर आपकी सीयूईटी में आ रहे होते हैं, वो लास्ट में एज एन एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर रहते हैं कि आपको ये चीजें भी करनी है। उसके बाद आप अपनी रिवीजन या जो भी आपके मॉक पेपर्स है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो थोड़ा मेंटल आपका प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से उसको मैनेज करने वाले हो। एक और चीज आपसे मैं गोविंदा पूछना चाहूंगा कि बेसिकली क्या डिफरेंस रहता है आपकी 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन के अंदर और सीयूईटी की प्रिपरेशन के अंदर? 12th बोर्ड्स में तो वेल सभी देते हैं, सीयूईटी भले ही बहुत लोग स्किप कर देते हैं। 12th बोर्ड्स में हम लोग का बहुत सब्जेक्टिव सेंटर्ड पढ़ाई चलती है। हम हम्म। हमेशा सब चीजों को लिख के करते हैं मोस्टली, और उसमें थोड़ा रूट लर्निंग भी चल जाता है हमारा। हम्म। सीयूईटी में ऐसा नहीं है, इस बार तो थोड़ा भले इजियर साइड में आया, कुछ कुछ पेपर्स स्पेसिफिकली कॉमर्स के डोमेन्स आपके मोस्टली सारी है, एक्सेप्ट शायद इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट था और जीटी थोड़ा डिफिकल्ट था। तो हम्म। सीयूईटी में ऐसा ही देखा जाता है, सिंस एमसीक्यूज है। तो ऐसे ही हम जब एमसीक्यूज की मतलब पहली बार सुनते हैं कि एमसीक्यू पेपर आने वाला है, तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम लगता है ये तो बहुत इजी होने वाला है, ये तो हो जाएगा, एक टिक मार्क लगाना है। पर वही आप ट्रैप में फंसना मत, ऐसा हो जाता है हमारा। तो उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी रहनी बहुत जरूरी रहती है, उसी के बेसिस में क्वेश्चंस आते हैं। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे अकाउंट्स हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, उसमें तो ऐसा कभी नहीं करना आपको। जैसे हमारा रहता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बोर्ड्स के टाइम हम लोग बहुत लेंदी एक्सप्लेनेशंस डालते हैं, बहुत हम लोग को लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। तो हम लोग को बहुत कंसाइज वे में सेम चीज सीयूईटी में करना पड़ता है, क्योंकि आपका रफ वर्क तो कोई देखने वाला है नहीं, आपको बस एंड में टिक मार्क ही करना आंसर को। तो आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एंड एमसीक्यूज तो लाइक मस्ट है, आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज ही सॉल्व करने रहते हैं। तो ये आपने एक इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट आउट की है, क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि जैसे ही बच्चे एमसीक्यू सुनते हैं तो उनको लगता है वहां पर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज तो ऐसे ही निकल जाते हैं। बट आई थिंक एमसीक्यूज के अंदर कॉन्सेप्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज आपको कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, जब तक आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरेंस नहीं होगी तो आप उसको क्रैक कर नहीं पाओगे। तुक्का मारने वाली बात तो अलग हो जाती है, क्योंकि सीयूईटी के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, जो आपका एक और एक्स्ट्रा चीज हो जाता है। हालांकि इस बार तो नेगेटिव मार्किंग के जो हमने देखा रो स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर के अंदर कि एक एक नंबर के पीछे बच्चों का काफी ज्यादा स्लैशिंग हो गया। तो उसके बारे में भी आगे जाकर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एनसीईआरटी के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि मेरे ओपिनियन के हिसाब से एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीयूईटी के अंदर। आपने एनसीईआरटी आई थिंक जरूर आपने रेफर की होगी, तो क्या आपका उसकी बेसिस पर एक्सपीरियंस है या क्या एडवाइस देना चाहोगे सीयूईटी 2024 वाले एक्सपीरियंस को? एनसीईआरटी तो लाइक मस्ट है, यूजीसी भी बोलता है आपको एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, वहीं से उठ के क्वेश्चंस आते हैं। रेफरेंस बुक ज्यादा मत फॉलो करिएगा, जो लोग बोलते हैं वो मोस्टली हवा बनाते हैं, अपने बेचने की ट्राई करते हैं। हम्म। जैसे सब्जेक्ट हो गए, अकाउंटेंसी में आपकी रेफरेंस चलती है, क्योंकि आपके मोस्टली टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल से आप क्वेश्चन सॉल्व किए हुए रहते हो, तो आप उसको देख लेते हो, उसका काम बन जाता है। और उसमें भी आप एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत रिलीजियसली फॉलो करना। अकाउंटेंसी का वही हो गया। बीएससी में तो कोई और बुक रेफर करनी ही नहीं है कोई हाल में, बीएससी में एनसीईआरटी दैट्स इट। इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो, संजय गर्ग होती है हमारी एक, और टीआर जैन रहती है शायद, तो आप उसको थोड़ा बहुत देख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा हैप्पैज़ार्ड वे में दिया हुआ है इकोनॉमिक्स में स्पेशली। तो आप उसमें थोड़ा रेफर कर सकते हो। इंग्लिश में अगेन वैसी कुछ रहती ही नहीं है। इंग्लिश में तो लाइक इस बार भी थोड़ा ट्रिकी हो गया था, क्योंकि पिछले बार के बेसिस में हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन पैटर्न बहुत चेंज हो गया, इस बार ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा है। आप उसमें सिलेबस आप सारे टॉपिक्स कवर करना। जैसे इस बार जो क्वेश्चंस आए थे हमारे ग्रामर में, वो थोड़े मिसलेनियस टॉपिक्स आए थे,
जो हाँ। यूजीसी ने बोला था उतना फोकस नहीं डालेंगे। तो आप सारे वो देख के चलना और अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करना। उसमें एनसीईआरटी का रोल तो प्ले करेगा नहीं इंग्लिश में। और मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करनी है, बोर्ड्स के लिए भी सेम ही आपकी तैयारी होनी चाहिए, और एग्जाम्पलर आप सॉल्व कर लें, वो भी एनसीईआरटी का मोरलेस पार्ट रहता है, आप एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहे रहते हो। एनसीईआरटी आपका पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का रहता है। अब आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी मेरे ख्याल से सेम ही चीज रहती होगी, उसमें भी एनसीईआरटी बहुत फॉलो करते हैं लोग। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, नहीं तो रेफरेंस बुक की उतनी जरूरत पड़ती नहीं। क्वेश्चंस भी बन के आते हैं तो आपके डायरेक्टली बन के आ जाते हैं। हमने बीएसटी में ऐसा देखा रहता है, और इकोनॉमिक्स में भी सेम चीज होता है। अकाउंट्स में भी थ्योरी वाला पार्ट रहता है हमारा एनसीईआरटी का, तो डायरेक्ट एक लाइन से आपके क्वेश्चंस उड़ जाते हैं। अब एनसीईआरटी ऐसा कभी मत करना आप छोड़ के चले जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा वो। बिल्कुल। तो जैसे कि एक अच्छा पॉइंट गोविंदा ने पॉइंट आउट किया यहाँ पर, जैसे अकाउंटेंसी की हमें आदत है, हम अकाउंटेंसी क्लास 11 12 के अंदर भी टीएस लेवल से ज्यादातर हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें रेफरेंसेस की आदत है कि हम रेफरेंसेस से ही उसको पढ़ते हैं। तो आप उसको फॉलो कीजिए प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट के लिए, लेकिन अगर आप थियोरेटिकल एक्सपेक्ट की बात करेंगे तो आपको उसके लिए भी, अकाउंटेंसी की थियोरी के लिए भी एनसीईआरटी को रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आते हैं। एक करेक्शन और, अभी गोविंदा ने बोला था वो संजय गर्ग बुक नहीं है, वो संदीप गर्ग बुक है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए ओके। इकोनॉमिक्स की, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ओके, तो ये आपने बात करी एनसीईआरटी के बारे में, मॉक पेपर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है गोविंदा? अगेन जितनी आपकी एनसीईआरटी की प्रिपरेशन की लाइक इंपॉर्टेंस रहती है, उतनी मॉक टेस्ट की रहती है। आई मीन एमसीक्यू पेपर है, आप मॉक टेस्ट क्यों नहीं सॉल्व करोगे? और इतना बड़ा एग्जाम है, कॉलेज में एडमिशन इसी से होना है, तो मॉक पेपर्स जितना लोग बोलते तो मैं एक्चुअली मार्केट में है, मॉक पेपर्स सॉल्व करिए आप, और अच्छे सोर्सेस से करिए, बहुत ज्यादा ही रहती है आज, इतना ही इंपॉर्टेंस रहता है जितना आपका एनसीईआरटी बुक्स का रहता है। तो आप मॉक पेपर्स तो लिटरली सॉल्व ऐसा मत करना कि आप सॉल्व नहीं करके जा रहे हो। मैंने लाइक ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के, स्पेशली बीएससी इको में तो आप ही से किया था मैंने। इको में 20 से ज्यादा ही हो गए थे, बीएससी में 40 से ज्यादा हो गए थे, और सेम गोज विथ मैथमेटिक्स अकाउंट्स में तो और लगते हैं 30-40, उसमें मेरे मॉक्स हो गए थे। तो आप मॉक नहीं सॉल्व करोगे, मॉक में एज इन क्या होता है ना, मॉक एग्जैक्ट रेप्लिका बन जाता है अगर आप उसको ट्रीट करते हो एग्जाम का। एग्जाम से बहुत सारे अनसर्टेन वेरिएबल्स रहते हैं जो आपको नहीं आइडिया लगते हैं अगर आप मॉक्स नहीं सॉल्व करके जाते हो। जैसे टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, जैसे एक बहुत डिफिकल्ट सा बाउंसर टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो आप वो कैसे ट्रीट करते हो, लेते हो आप, अगर स्किप कर रहे हो, आपसे नहीं बन रहा है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया उसमें, तो आप आगे वाले क्वेश्चंस में जाके वो कैसे अफेक्ट कर रहा है आपके मेंटल गेम को, तो उसमें बहुत क्रूशियल वे प्ले करता है। जैसे मैंने कहा, अनसर्टेन वेरिएबल्स बहुत सारे आते हैं अगर आपने पहले मॉक्स नहीं दिया कोई एग्जाम्स के लिए। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा इशू रहता है, तो सारी चीजें आपको सिखा देता है मॉक्स करना। ओके, तो बेसिकली बिना मॉक्स के एग्जाम के अंदर जाना सेम है जैसे आप बिना तैयारी का वर्ल्ड कप खेलने चले गए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कैसे क्या होने वाला है। बहुत अच्छी पॉइंट्स यहाँ पर भी गोविंदा ने बताया, ये चीजें आपको जरूर ध्यान में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा आ गया जो बाई चांस आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप मैक्सिमम कितना टाइम उस पर लगाएं। कि अब आपने कुछ टाइम उसके ऊपर लगा दिया, उसके बाद भी आपका अगर नहीं बन रहा वो क्वेश्चन, तो आप किस तरीके से आगे के एग्जाम को करने वाले थे, कि काफी बच्चे वहां पर पैनिक कर जाते हैं कि नहीं हो पा रहा मुझसे, तो उसकी वजह से एक क्वेश्चन की वजह से वो आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी वहां पर इफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ एक और पॉइंट बताया गोविंदा ने, जैसे टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे आएगा, डेफिनेटली आपको मॉक पेपर से आएगा। और मेरे हिसाब से तो अगर आप मॉक पेपर करने बैठते हो अपने सिलेबस कंप्लीशन के बाद, तो आपको पता भी चलता है कि आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर है, किसी किसी टॉपिक के अंदर डाउट आ रहा है, तो आप उसको एक बार फिर से ब्रशअप कर सकते हो, ताकि, क्योंकि बार बार सिलेबस देखो, पूरा सिलेबस करना बार बार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। तो जब आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सबसे बेटर है कि आप मॉक्स लगाओ, एमसीक्यूज करो, और जो भी पर्टिकुलर टॉपिक या कॉन्सेप्ट के अंदर आपको दिक्कत आता है उसको फटाफट से ब्रशअप कर लो, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ हो रहा है, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेशन भी साथ साथ हो रहा है, आपका टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख रहे हो, आप एक्चुअली देख रहे हो कि आप कैसे एग्जाम के अंदर प्रिपरेशन करने वाले हो। राइट गोविंदा? ओके। या ओके, तो अब थोड़ा सा आप अपने एग्जाम हॉल अगर एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहें, जैसे कि एक किसी भी एग्जाम के लिए जब हम इतने समय से तैयारी कर रहे होते हैं, तो काफी सारी चीजें हमारे मन में चल रही होती है, कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी होती है एग्जाम वाले डे पर कि फाइनली किसी दिन के लिए तो मैं प्रिपेयर कर रहा था। कई बार एंजाइटी भी होती है, क्योंकि वही टाइम है, अगर उस टाइम के अंदर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दिए तो आपकी प्रिपरेशन आपने जितनी भी अच्छी करी हो वो सारी, क्योंकि फाइनली तो आपका स्कोर कार्ड मैटर करता है। तो क्या आपका वहां पर था कि क्या चल रहा था आपके दिमाग में, फिर आप जब एग्जाम देने बैठे उसके बाद क्या था, एग्जाम के बाद क्या था, या क्या पूरा आपका रहा, उसके एक्सपीरियंस के बारे में आप बताना चाहें? मेरे केस में तो जितना मैंने स्मूथली सोचा था उतना गया, फॉर्चुनेटली, क्योंकि वही सीन आता है। एक तो एग्जाम हॉल का ड्रेडफुल एनवायरनमेंट आप
रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो घर में। वो कुछ अदरवर्ल्डली एक्सपीरियंस रहता है जो आपको आइडिया नहीं लगता है, वहां बैठने के बाद ही लगता है। फिर अगेन आपका मेंटल गेम वाला बात वहां प्ले करता है कि आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हो। आपको अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस आपके प्रिपरेशन पे आता है। आपने कितने मॉक टेस्ट सॉल्व किए, आपके कितने मार्क्स आ रहे थे, आपका टाइम मैनेज हो रहा था कि नहीं। जो मेरे केस में बहुत था, मैंने मॉक टेस्ट भी एडिक्वेट सॉल्व किए थे, मेरे टाइम पे भी कंप्लीट हो रहे थे और मेरे डिसेंट मार्क्स भी आ रहे थे। तो इनिशियली थोड़ा डर लगा मुझे एग्जाम से स्टार्ट होने से पहले कि मे बी इस बार कुछ हो गया, कुछ बाउंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, मे बी कुछ रीजन की वजह से टाइम मैनेज नहीं हुआ। वो सब फैक्टर्स थे मेरे दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में। जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए तब वो लाइक भारी हो गए, उतने ध्यान में नहीं है। ओके, तो बेसिकली बस ये सारी एंजाइटी आपकी तब तक रहती है जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होता। एक बार एग्जाम स्टार्ट होता है तो आपका पूरा फोकस वहां पर होता है, और नहीं हो पा रहा तो आपको वहीं पर लगाना चाहिए। ठीक है। और वो फ्लो को लूज नहीं करना है आपको, सेम फ्लो को जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो। जैसे मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन वाला बताया, उसमें पैनिक करते हैं बच्चे, तो आप उसको अच्छी तरह से हैंडल करें। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मेरे से भी नहीं हो रहे थे। मेरे थे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में थे, मेरे से 2-3 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे थे, पर मैंने डायरेक्टली उसको स्किप कर दिया, आगे क्वेश्चंस मैंने मूव ऑन कर दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास चॉइस है भी, आपको हर हर पेपर के अंदर चॉइस मिल रही है कि आप 10 क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, तो आपको पैनिक करना भी क्यों है। देखो, मैं एक बात हमेशा अपने सेशन पे पहले भी कहता आया हूँ, मैं अभी भी कहूंगा कि आपको 10 क्वेश्चंस की चॉइस मिली। अगर आपके 10 क्वेश्चंस के बाद भी आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में वहां पर कमी रही है। आप फिर एग्जाम लेवल को कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि 10 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से इनफ है स्किप करने के लिए। क्योंकि 10 से ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस आई थिंक होते भी नहीं जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो। कुछ आपके क्वेश्चन मॉडरेट हो सकते हैं, कुछ इजी हो सकते हैं, और कुछ डिफिकल्ट होते हैं। जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके वो 2 4 5 ही मिलते हैं, फिर भी आपके पास 10 क्वेश्चन की चॉइस है। अगर आप 10 क्वेश्चन के बाद भी अगर एग्जाम के अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आई थिंक आपको प्रिपरेशन लेवल के अंदर आपकी कुछ ना कुछ कमी रही। एम आई राइट और रॉन्ग? आपका एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ या नहीं? सही में ऐसा तो होना ही चाहिए। मेरे भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में आई थिंक इको में थे, मैंने हम्म, 4 क्वेश्चन लगातार स्किप कर लिए थे। पर ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था वो क्वेश्चंस के हम्म, बारे में। मैं डाउटफुल, मतलब डाउट में था कुछ हम्म, पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, उसमें तो मैंने स्किप कर दिए। तभी मैंने वो लाइक होप नहीं लूज किया कि अब 4 क्वेश्चन स्किप हो गए, अब मेरे पास 6 क्वेश्चन स्किप करने के लिए, तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं रहेंगे। हम्म, तो वही सेम आप जैसे 10 क्वेश्चंस की बात की, वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं तो कमी होगी। हम्म, तभी आपके जैसे 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस लगातार स्किप हो जा रहे हैं, आपसे नहीं बन पा रहे, आपको उनको अटेम्प्ट नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है, तो आप कर सकते हो। आपको उतना टेंशन मत लेना, सिंपली पुट। क्योंकि मोस्टली आपका प्रेपरेशन तो ऑलमोस्ट डन ही रहता है। आप एग्जाम में कैसे उस चीजों को ले रहे हो, सेम चीजों को, वही आपका एंड में फेट डिसाइड करता है कि कितने नंबर आ रहे हैं आपके। हम्म। और जो आप जैसे आपने कहा कि आप उन क्वेश्चंस के अंदर श्योर नहीं थे, या आपको कुछ कंफ्यूजन थी, बट ऐसा नहीं था कि उन क्वेश्चंस के अंदर आप बिल्कुल ब्लैंक थे। और जब आप श्योर ना हो, तो आई थिंक आपको थोड़ा होल्ड ऑन करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर की बात नहीं, यहाँ पर इवेंचुअली 6 नंबर की बात है, क्योंकि एक नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग का भी रहेगा। और नॉर्मलाइजेशन के अंदर तो इसका और भी इफेक्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते हम हमें, क्योंकि पता ही नहीं है कि एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। कोई भी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट हमारे पास है ही नहीं। दूसरी बात, मैं आपसे गोविंदा एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहूंगा, जहां पर मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे एग्जाम के अंदर गलती करते हैं। जो आपको फॉर एग्जांपल, मैं अभी बीएसटी की बात कर रहा हूँ, आपको 10 क्वेश्चंस की चॉइस मिलती है, 50 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, और आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसके अंदर। तो वो 10 क्वेश्चंस की चॉइस आपको किस तरह से करनी चाहिए? मेरे ओपिनियन में मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पूरा का पूरा एग्जाम एक बार देख लेना चाहिए। उसके बाद जो आपके बेस्ट 40 क्वेश्चन है आपको वो करने चाहिए। काफी बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन देखते हैं और उस 40 के 40 सही कर देते हैं। तो क्या आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कौन से 10 क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है? आप कैसे डिसाइड करोगे एक्चुअली जब आप एग्जाम देने बैठ चुके हो उसके बाद? एक जनरल फ्रेमवर्क तो ये होना चाहिए, मैंने टीचर से भी सुना था, कि आप अपने पेपर्स को राउंड्स में करना। राउंड्स एज इन आप पहले स्टार्ट किया आपने करना, आपको जो इवेंट थोड़ा सा भी डाउटफुल लग रहा है आप उसको स्किप करते जाओ, आप एंड पेपर तक पहुंचो, फिर एक बार गो थ्रू करो जो आपने क्वेश्चंस को स्किप किया है, और उसमें कुछ क्लैरिटी आ रही है तो आप उसको ट्राई करना। और अगर क्लैरिटी आ रही है तब, मैंने सारे पेपर्स में ऑलमोस्ट ऐसे किया था, मेरे 50 क्वेश्चंस तक पहुंच गए थे ऑलमोस्ट सारे ही में, पर मेरे 40 का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में थोड़े डाउटफुल थे क्वेश्चंस, पूरे श्योर नहीं था मैं, फिर एंड में जाके मैंने उसको अच्छे से देखा और फिर आंसर किया। तो राउंड्स वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है वो। जैसे आपने कहा कि 40 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपने कर दिया, एक उसमें ओवर कॉन्फिडेंस वाला रोल भी प्ले कर जाता है कि आप बहुत ही ज्यादा श्योर हो, आपको पहले 40 क्वेश्चन सारे आते हैं, और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके गलत हो जाए, किसी को नहीं पता है। ऐसे क्वेश्चंस डिजाइन ही किए हुए रहते हैं कि आपके गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। अगर आप वैसे कर रहे हो राउंड्स वाली चीज में तो ज्यादा बेटर हो जाता है मेरे केस में।
तो इसके अंदर आपके दो चांसेस काफी अच्छे इंक्रीज हो जाते हैं। एक तो आपने 50 के 50 क्वेश्चंस को वाउच कर लिया, आपने जाकर देख लिया। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि एक्चुअली आपको कौन से 10 क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम है। जब आपने 40 क्वेश्चन स्टार्टिंग में कंप्लीट करे, आपने बाकी 10 क्वेश्चन तो देखे ही नहीं ना। क्या पता एग्जामिनर ने पेपर आपका इस तरीके से सेट किया हो कि जो आपके 10 मॉडरेट इजी क्वेश्चन है वो बाद में डाले मैंने। क्योंकि ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता कि आपका कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट कौन से नंबर पे रहेगा, कुछ भी हो सकता है वो ऊपर नीचे, है ना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे वहां पर हो सकते हैं। तो आपने पहला चांस अपना इंक्रीज किया कि आपने ऑलमोस्ट सारे 50 के 50 क्वेश्चंस देखे। और दूसरा आपका चांस इसके अंदर ये अच्छा रहा कि अब आपको पता है कि आपको बेस्ट 40 क्वेश्चंस कौन से श्योर लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके गलत होने के चांसेस वो काफी कम हो जाते हैं। दूसरा, बच्चे जब 40 ही 40 क्वेश्चन एक साथ करते हैं तो वहां पर एक दिक्कत और आती है कि वो वहां पर थोड़ा ज्यादा टाइम लूज कर देते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि मुझे स्टार्टिंग में 40 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो वो पेपर को 50 क्वेश्चन की तरह नहीं देख रहे, वो पेपर को 40 क्वेश्चन की तरह देख रहे हैं। तो उस केस के अंदर आपके बाकी के 10 क्वेश्चन देखने का टाइम ही आपके पास नहीं बचता। तो वो टाइम की भी इशू आती है। तो इसी के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूंगा गोविंदा, कि जैसे हमने बहुत सारे बीएसटी के और इको के मॉक पेपर्स करे थे, तो वहां पर आपका टाइम अराउंड कितने, मतलब कितने समय में आपका पेपर खत्म हुआ, और उसके बाद अगर जल्दी खत्म हुआ या लेट खत्म हुआ तो क्या आपने किया उस समय पर? जैसे अनअकैडमी में सेशंस होते थे हमारे, तो उसमें तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम अलॉटेड रहते थे। तो उसमें तो मेरा डिफरेंट ही सीन था। मैं एक्चुअली में टाइम लेता था थोड़ा बहुत, उसमें 10 सेकंड के अराउंड लेता था, पर उतना वो प्रॉपर मॉक टेस्ट टाइप नहीं होता था। एज इन मैं कहता हूँ कि आपको वैसे नहीं करना चाहिए जैसे हमारे होते थे पर क्वेश्चन टाइम अलॉटेड। आप करते थे 1 मिनट का टाइमर सेट, तो उसमें मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को रीड करके आंसर करने का ट्राई करता था। पर अगर मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लेता एक्चुअल में रीड करने का, तो मेरे 20 सेकंड्स में अराउंड हो जाते एक क्वेश्चन। तो लगभग मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे अकाउंटेंसी का क्वेश्चन हो गया, थ्योरी में तो आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए, आपके 5-10 सेकंड में हो जाने चाहिए। थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आप 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम दे रहे हो। 1 मिनट रफली 1.5 मिनट मिलते हैं हमारे अकाउंटेंसी के एग्जाम में। तो आप 1.5 मिनट के भी मार्क को एक्सीड कर रहे हो, तभी भी आप स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस वो आपके कवर अप कर लेते हैं। और आपके प्रेपरेशन में अगेन वो रहनी चाहिए कि आप कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हो। बीएसटी में तो जल्दी हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स में भी जल्दी हो जाते हैं, उतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते नहीं है। मैथ्स अकाउंट में ही मोस्टली टाइम लगते हैं। इंग्लिश की भी सेम बात है, ग्रामर वामर में उतना लगता नहीं है आपका टाइम। ओके ओके, तो आपका अराउंड कितनी देर में बीएसटी या इको का या कोई भी पेपर ओवर हो गया था? बीएसटी और इको मेरा 30 to 35 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था, हम्म। और अकाउंट्स मैथमेटिक्स में मेरा 40 मिनट्स के अराउंड कंप्लीट हो गया था। और इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था, मेरे को 45 मिनट्स लगा था, क्योंकि रिविजन वाला ज्यादा टाइम मैंने उसमें ज्यादा डिवोट किया था। पर एंड में एक क्वेश्चन मेरा जाके मिसक्लिक ही हो गया उसमें। तो, हो जाता है ऐसा, कई बार काफी बच्चों के साथ होता है। तो अन अकेडमी में बहुत लेसन्स लर्न किए थे मिसक्लिक से रिलेटेड, पर एंड में एग्जाम में जाके मैंने कर दिया। कोई बात नहीं, तो आपको वही अटेंशन टू डिटेल वाला बात है, आप बिना पैनिक किए हुए सारे क्वेश्चंस एकदम एक्यूरेटली देखना आपने कौन से मार्क किए हैं, और सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और वो अगेन मॉक टेस्ट से ही आएगा, आपकी हैबिट रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी आपको पहले वो सब चीज करने की, तभी आप जाके अप्लाई कर पाओगे। डेफिनेटली। तो आपको सारे क्वेश्चंस को वाउच करना इंपॉर्टेंट है, बट आपको कॉन्फिडेंट भी रहना है सेम टाइम पर। ऐसा नहीं है कि आपने सारे क्वेश्चंस को ऊपर नीचे ऑप्शंस कर दिए तो वो उससे अच्छा था आप फिर पहले एग्जाम खत्म ही मत करो, आप पूरा एग्जाम टाइम पर खत्म करो, ताकि आपको क्वेश्चंस खराब करने का मौका ही ना मिले। तो कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक और बात मेरी आपसे गोविंदा बात हो रही थी, तो आपने बताया था कि जब आपका एक सब्जेक्ट का एग्जाम जल्दी ओवर हो गया था, तो आप दूसरा जो सब्जेक्ट आपको देना था उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे थे। तो आप एक्चुअली क्या सोच रहे थे या क्या कर रहे थे उस टाइम पर? तो फर्स्ट दिन हमारा 29th का आई गेस पेपर था, तो उसमें कॉमर्स के डोमेन्स थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा अकाउंटेंसी का पेपर था। तो जैसे मैंने कहा मेरा 40 मिनट्स में आई गेस कंप्लीट हो गया था। तो 40 मिनट्स में मेरा रिविजन सारा ही कंप्लीट हो गया था एज वेल, 40 मिनट्स में कंप्लीट होना। तो जैसे 20 मिनट्स बचे, तो मैंने ओवर थिंक कुछ भी नहीं किया। जैसे आपने कहा कि वो आंसर उथल पुथल कर देते हैं लोग, तो मैंने वो कुछ भी नहीं किया। मैं था कि अभी थोड़ा देर माथा नीचे रखते हैं और सोचते हैं अपकमिंग पेपर्स को कैसे हैंडल कर। वो मेरा सीन था, क्या क्या पेपर्स होने वाले हैं, हार्ड होंगे, ओवर थिंक नहीं करना है उस टाइम में एब्सोल्युटली आपको। नहीं तो आप पैनिक करके आप कुछ भी करके आ जाओगे उसमें। तो मेरा स्ट्रैटेजाइज मैं कर रहा था कि मेरे को ये प्लान फॉलो करना है कि नहीं, और यही सब चीजें। ओके। और बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे आपका एक शिफ्ट के अंदर एग्जाम हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपका बीएसटी का एग्जाम खत्म हो गया और अभी आपका इको का एग्जाम आने वाला है। फॉर एग्जांपल आपका बीएसटी का एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, या थोड़ा सा मॉडरेट आ गया, थोड़ा सा अबव लेवल आ गया, थोड़ा इजी लेवल से ऊपर आ गया, तो काफी बच्चे ना वहां पर एक जनरल सोच बना लेते हैं कि हाँ मेरा जो दूसरा डोमेन है वो भी टफ आने वाला है। तो क्या ऐसा जरूरी है कि अगर आपका एक डोमेन टफ आया तो दूसरा भी टफ ही आएगा, या ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते? एब्सोल्युटली कोई कोरिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में, आपका वो दिमाग का भ्रम हो जाता है हाँ। उस रिगार्ड में।
तो आपका डिफिकल्ट आ रहा है, मे बी आपके प्रिपरेशन में थोड़ी कमी होगी, और अगर नहीं है, थोड़ा डिफिकल्टली पेपर आया होगा, तभी भी आपको मेंटल गेम वाला चीज स्ट्रांग रखना है। आपने साल भर प्रिपरेशन की है, वो अब मामूली बात नहीं होती है, और एंड में जाके आप चोक कर दोगे उस चीज पे, तो वो थोड़ा खराब हो जाता है। तो आपको पेपर अच्छा नहीं गया, आपको लग रहा है अच्छा नहीं गया, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है आपका अच्छा नहीं गया पर अच्छा जाता है, वो बस दिमाग आपका प्ले करता है ट्रिक्स आप पे। तो अगर मे बी आपका अच्छा नहीं गया, आपको लग रहा है, तभी आपको गलत वे में नहीं लेना है। अगर ये वाला अच्छा नहीं गया, अगला वाला अगर इजी आ गया और आपको लग रहा था हार्ड आ गया, तो आप पहले ही खराब सोच से जाओगे कि मेरा डिफिकल्ट आने वाला था, और आप कोई ऐसा मैंने भी देखा है, मेरे साथ भी हुआ था एक बार। जैसे मैथ्स का पेपर था, तो पिछले बार का लेसन मेरे को ये वाला बहुत ज्यादा टफ आया, बहुत ही ज्यादा टफ पिछले बार का। तो मैं वैसे ही प्रिपरेशन करके गया था, प्रिपरेशन तो मेरी सॉलिड थी, पर जैसे ही मैंने क्वेश्चंस देखे, इनिशियल क्वेश्चन सॉल्व करने लगा मैं, तो फ्लो में करने लगा। तो मेरे को सेकंड सेक्शन में आते आते मेरे को एक दो क्वेश्चंस डिफिकल्ट मिले, तो मेरा वो सेम किक इन किया कि ये वाला भी डिफिकल्ट होने वाला है क्या पूरा। और मैथ्स के पेपर के बाद भी जीडी का पेपर था, तो मैथ्स में मैंने वैसे किया एक दो क्वेश्चंस, फिर मैंने ये नोटिस करना स्टार्ट की तो इजी क्वेश्चंस है सारे आपके। तो वही आपके दिमाग ट्रिक्स प्ले करने लगते हैं, ऐसी बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है आपका, तो वो आपको बहुत अच्छे वे में लेना पड़ेगा। आपको वो ओवर थिंकिंग वाला पार्ट आपको छोड़ के आना ही पड़ेगा, वैसा आप करोगे तो आपका गेम खराब हो जाता है उसमें। तो बेसिकली जो गोविंदा ने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो आपको दो डोमेन्स को या दो एग्जाम्स को तो कोरिलेट करना ही नहीं है, आपको एक ही एग्जाम के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस को भी कोरिलेट नहीं करना है कि एक दो क्वेश्चन अगर आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि बाकी क्वेश्चन इजी हो या मॉडरेट हो। आप एक दो क्वेश्चन के बेसिस पर बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि आपका पूरा पेपर कैसा होने वाला है, राइट? ओके। गोविंदा, एट लास्ट, वैसे तो आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर कर दिए, फिर भी जो भी आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा, देखो इस बार सीयूटी 2023 की जर्नी बच्चों के लिए भी काफी मुश्किल रही है, क्योंकि स्टार्टिंग से हमने देखा कि एनटीए की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स रही। एक तो आपका एग्जाम काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गया, काफी लंबा एग्जाम आपका चला, तो जिन बच्चों के एग्जाम पहले हो गए थे वो वैसी टेंशन में बैठे थे, एक महीना तक देख रहे थे वो बाकी बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं। उसके बाद आपके सीयूटी प्रोफेशनल आंसर की इसके अंदर भी कुछ चैलेंजेस आए, तो बहुत सारा मतलब आपका मेंटल गेम भी यहाँ पर चला। तो उसके हिसाब से या जो भी आपका प्रिपरेशन है, एग्जाम को क्रैक करना है, सही कॉलेज तक पहुंचना है, सीयूईटी 2024 वाले एक्सपीरियंस को आप कुछ भी अपने एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स देना चाहोगे? जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, आपका स्कोर 789 है, बहुत अच्छा है, बट आपको लगता है कि शायद इसके अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट हो सकती थी या आने वाले बच्चों के लिए कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है बाय फॉलोइंग फ्यू टिप्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे उसके अंदर, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए। जैसे एकेडमिक्स पार्ट के बारे में पहले बात करें, मेरे केस में सेम बात मैंने बताई कि मेरी ट्वेल्थ की प्रिपरेशन अच्छी नहीं गई थी, हम्म। मतलब मैंने खुद ही पढ़ाई नहीं की थी, और बहुत बड़ा मिस्टेक था वो मेरे पार्ट में। हम्म। मैं कभी नहीं रेकमेंड करूंगा आप स्टार्टिंग से पढ़ो भी। हम्म। अभी तो 2 या 3 मंथ्स सेशन में आप लोग इन होगे, क्लास 12 के लोग, तो आप अभी नहीं पढ़ना स्टार्ट किए तो अभी कर दो, और साथ साथ सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करना, एमसीक्यूज भी लगाने लगना अभी से, हम्म। क्योंकि हमारे बोर्ड में भी रहता है, आप साथ में प्रिपरेशन कर लोगे, आपके एंड में ही आपका बर्डन बचेगा। क्योंकि मुझे 10-12 घंटे क्राम करने पड़ते थे, उससे मोटिवेशन ही बहुत लूज होती थी, आपके पास कुछ शो करने को नहीं रहता है, आप अपने पीयर से लैग बिहाइंड करते हो, तो वो कोई अच्छी बातें नहीं रहती। आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करोगे तो आपको उतना एंड में स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। तो एकेडमिक्स की वो बात हो गई। अब एनटीए जैसे इस बार एग्जाम कंडक्ट कराया उन्होंने, पिछले बार भी फर्स्ट टाइम था, उस टाइम तो पार्टनेबल था, इस बार भी बहुत दिक्कत आई। मैंने सुना कि इन्हीं का एग्जाम स्किप हो गया इंग्लिश ये सब का, तो मेरे को तो लाइक बहुत दुख लगा वो सब सुन के कि उनको चांस भी नहीं मिला इनिशियली। तो फिर आप ग्राउंड क्या बना रहे हो, तो आप इसके बारे में स्ट्रेस मत लो, मेरे ख्याल से अगली बार से उनको अच्छा कर देना चाहिए, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं रहेगा इस सब चीज में। तो डेफिनेटली। वही मेरे को कहना था। और एक हमने एनसीईआरटी की बात करी थी गोविंदा, तो उससे रिलेटेड भी आपका एक एक्सपीरियंस रहा, आप उसके बारे में जरूर बताएं। एनसीईआरटी के रिलेटेड वो मेरा ही लैप्स ऑफ जजमेंट था। मेरे बीएससी में क्या केस हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 का एक नया अपडेटेड वर्जन आया था, बहुत पहले ही आ गया था इनफैक्ट, और मेरे पास पुरानी वर्जन थी। तो जैसे ही चैप्टर की पढ़ाई हुई, तो मैंने देखा कि मेरे बोर्ड्स की एक्चुअली बात है, चैप्टर की पढ़ाई हुई, मैंने देखा कि मेरा पुराना वर्जन है, ये तो काम नहीं करेगा। तो मैंने बस यूट्यूब वीडियो एक आध देख लिए, और उसमें भी वो पॉइंट नहीं मेंशन था, एक राइट टू चूज होता है, तो वो रिब्रांड हो गया था राइट टू बी शॉर्ट से, तो मेरे को आइडिया नहीं था, और यूट्यूब में वीडियो में वो मेंशन नहीं था, मैं वीडियो का नाम नहीं लूंगा ऐसे। तो जी जी। वैसे ही था, और मैं वो टीचर को फॉलो करता था बीएससी में, तो वो सीन हुआ। और अन अकेडमी टाइम भी मैंने वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मेरे को लगा ये तो इजी होने वाला है, इसका तो चलो वीडियो देखते ही नहीं है कहीं भी, तो वो सीन था। तो मैं वैसे ही सोच के साथ गया था कि राइट टू बी अश्योर्ड नहीं, राइट टू चूज है, क्योंकि मैंने वो वर्ड हियर भी नहीं किया था अपने लाइफ टाइम में, मतलब ट्वेल्थ में एक्चुअली में। तो मैं एग्जाम में गया,
बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था कि आप कौन कौन सा राइट टू चूज था और राइट टू बी अश्योर्ड था। मेरे को लगा ये क्या क्वेश्चन दे दिया भाई। तो राइट टू चूज मैं आसानी से करके आ गया, ऐसे ही पेपर इजी आ रहा था। हाँ तो वही सीन हो गया उधर। फिर मेरे को बाद में पता चला कि नया वर्जन में राइट टू बी अश्योर्ड हो गया है, और हाँ वो उस राइट में एंटी फेक कर गया आपके ऊपर, क्योंकि वो एक्चुअली में सोच के आया होगा ना, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप ऐसी गलतियां कर दोगे। बिल्कुल। स्पेशली वो मेरे तरह के बच्चों में टारगेटेड था। तो मैं ये ऐसा कभी नहीं बोलूंगा, पुरानी किताब में रहना, अपनी बुक लो, अप टू डेट बुक लो और उसी से पढ़ाई करो। ओके। और एनसीईआरटी के साथ आपको एक बेनिफिट और भी है ना, क्योंकि हम हर क्लास के बच्चे के लिए बात करते हैं। कुछ का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, कुछ का मतलब हर तरह के बच्चे होते हैं, तो एनसीईआरटी के अंदर आपकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, तो आप अपडेटेड बुक्स को ले सकते हो, क्योंकि इवेंचुअली जब आप हाँ एनकम्पेंसिंग रहता है वो। हाँ एनसीईआरटी बुक मतलब सारे को परव्यू में ले लेता है अपने। तो हाँ आपको वो खरीदने में तो इशू नहीं होनी चाहिए, बहुत स्मॉल टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है और आपके साल भर चलने वाला है। और हाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सीयूईटी और एनटीए, मतलब ये सब, और बोर्ड्स का भी। तो आप इतना बड़ा रिस्क मत लेना। मेरे केस में तो लाइक वो कवर अप हो गया था, क्योंकि बफर था मेरा बीएसटी, बाकी हाँ सब्जेक्ट्स जो 100% लाए थे, तो हाँ उन्होंने कवर अप कर दिया था। पर आप ऐसा रिस्क मत लेना कि आप पुरानी किताब से पढ़ो। बहुत स्मॉल टाइम इन्वेस्टमेंट रहती है आपकी, और साल भर वो काम आने वाली है और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और रो स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर काफी बच्चों को दिक्कत आई, किसी के 100 नंबर चले गए, किसी के 150 चले गए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपका क्या रो स्कोर था, और आपने नॉर्मलाइज स्कोर तो हमें ऑलरेडी आपने बताया। वो तो नॉर्मलाइजेशन इस बार तो लिपट गया फॉर्चुनेटली, थोड़ा मैं रेट था उससे। हाँ हाँ मेरे रॉ स्कोर आए थे 794, मेरा एक इंग्लिश में गलत हुआ था, और वो मेरा डिप डाउन कर गया था स्कोर को, नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट 789 तक। तो 5 मार्क्स कट गए थे। तो पिछले बार के भी कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा हो गए थे। हाँ हाँ इंग्लिश में हमने देखा था पिछले बार इजी में ज्यादा कटते हैं हमारे नॉर्मलाइजेशन। हम्म। तो पिछले बार भी 3 से 4 ही नंबर कट रहे थे, 194 जिनके आए थे 190 हो गए थे, 191 हो गए थे। तो इस बार वो थोड़ा शॉकर था। तो मेरा केस तो निपट गया। मैंने दूसरों का देखा, किसी के 720 30 आ रहे हैं, तो वेल वो तो सोच के रख रहे होंगे तो मेरा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ भी सकता है, हाँ या फॉर्चुनेटली मेरा कम ही घटे। पर हाँ जो नॉर्मलाइजेशन को देखने के बाद आया, लाइक 100 नंबर कट गए, हाँ। 150 नंबर कट गए, वो थोड़ा ये वियर्ड आपका वे रो में स्कोर हुआ रहा कि और ये मतलब आपका नॉर्मलाइज स्कोर रहा। एब्सोल्युटली वो चेंज कर दिया सब हाँ चीज। क्योंकि 720 30 वाला बच्चा तो समझ के चल रहा होगा मेरे को नॉर्थ कैंपस मिलना ही मिल रहा है। हाँ पर बहुत अजीब सा वेरिएबल था नॉर्मलाइजेशन इस बार। तो मतलब कोई फायदा इसका हुआ नहीं एज सच मेरे को देखने को मिला, क्योंकि 100% आइलेज वाले तो रेड है, जैसे मेरे केस में हुआ। ऐसे मेरा एक क्वेश्चन मिसक्लिक हो गया था अगेन मेरा इंग्लिश में, तो मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए। वो इजी शिफ्ट था मे बी, और उल्टा घट गया एंड में। तो वो मेरी गलती थी, मेरे वो मिसक्लिक हुए थे। पर ये नॉर्मलाइजेशन वाला इस बार थोड़ा ज्यादा ही लिपट गया बच्चों के गले में। और यहाँ पर आपके लिए और इम्पोर्टेंट चीज बच जाती है कि आपको एक एक क्वेश्चन का ध्यान रखना है, क्योंकि गोविंदा का सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था, उसके बदले में उनके 5 नंबर और चले गए, है ना। तो आपको एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को यहाँ पर सीयूईटी के अंदर समझना पड़ेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर एक आधा क्वेश्चन गोविंदा का और ऊपर नीचे होता तो पता नहीं कितनी स्लैशिंग हो जाती है, और फिर वो पैनिक पे आ जाते कि क्या मेरे साथ होने वाला है। इसी के बेसिस पर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा गोविंदा, काफी एक्सटेंडेड सेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। क्या करियर प्लान है आपके। मेरे करियर प्लान्स ऐसे तो मेरे को बीकॉम ऑनर्स परस्यू करना है, होपफुली एसआरसीसी मिल जाए उसमें। और मैं सीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सेल्फ प्रिपरेशन है मोस्टली, ट्राई कर रहा हूँ उसको। तो वही है। ओके। आज या कल में हमारी आने वाली एलोकेशन लिस्ट, तो होपफुली मैं सोच रहा हूँ कि एसआरसीसी मिल जाए और बीकॉम ऑनर्स वहां से। हाँ जी बिल्कुल, अलोकेशन लिस्ट आने से राइट नाउ पहले हम इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद बच्चे भी बिजी होने वाले हैं अपने काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर, और हम भी बिजी होने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को अलोकेशन फर्स्ट में मिल जाएगा, कुछ को बाद में मिलेगा, तो सभी से बातचीत भी करनी होगी कि कैसे क्या रहेगा, क्योंकि मेंटल गेम का यहाँ पर आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि फर्स्ट लिस्ट के अंदर ही एसएससी वाले आपको घर आकर उठाकर ले जाएं कि आ जाओ जी हमारे कॉलेज में, क्योंकि इतना स्कोर तो आपका डेफिनेटली आया है। एक बार एसआरसीसी पहुंचो, फिर एक बार फिर से बात करेंगे गोविंदा से, कुछ और यूजफुल इंसाइट लेने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स है कि एनटीए ने क्या किया, नॉर्मलाइज स्कोर के अंदर क्या हुआ, ये सारे आपकी बात के फैक्टर्स है जब आपने एक्चुअली एग्जाम दे दिया। ये एग्जाम देने के बाद के फैक्टर्स है, इनको सोचकर आपको ये नहीं कि प्रिपरेशन ही ना करो कि नहीं भाई इस एग्जाम के अंदर तो ऐसा होता है। आपका सबसे पहला स्टेप है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, जाकर एग्जाम को देकर आओ। उसके बाद आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स का रोल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने तैयारी ही अच्छे से नहीं करी और उस पर्टिकुलर ईयर पे एनटीए मेहरबान है, वो आपको नंबर दे रहा है एक्स्ट्रा, तो गलती कहाँ पर हो गई आपकी तरफ से। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाओ, बाकी चीजें अपने आप धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी, उसकी आप टेंशन ना लो। ऑन दिस नोट हम खत्म करते हैं इस सेशन को। थैंक यू सो मच गोविंदा फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन और अपने यूजफुल इंसाइट्स हमारे बच्चों के साथ आने वाले
CUET एक्सपीरियंस के साथ शेयर करने के लिए। आई होप कि आपके इनसाइट्स डेफिनेटली उनको भी मदद कराएंगे उनके ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर करें गोविंदा को कमेंट बॉक्स के अंदर, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज आपके लिए कुछ और भी आने वाले हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच गोविंदा अगेन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज, आपको ड्रीम कोर्स मिल रहा है, और जो भी आपके कैरियर प्लान है वो सारे जल्द से जल्द पूरे हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अहेड।